गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्म के विघटन के संबंधित एक प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो फर्म का विघटन, साझेदारी फर्म का विघटन अर्थात साझेदारी व्यवसाय बंद करना। ये जो साझेदारी का व्यवसाय है किसी भी कारण से बंद हो सकता है, जैसे कि न्यायालय का आदेश प्राप्त होना, या तो अपने व्यवसाय में लगातार हानि होना, या तो अपना जो मुख्य साझेदार होता है वो अपने व्यवसाय से अलग हो जाना, उसकी मृत्यु हो जाना, या कोई साझेदार दिवालिया हो जाना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम अपने व्यवसाय को बंद करते हैं, तो उसी परिस्थिति को हम फर्म का विघटन करके कहते हैं। तो यहाँ पे साझेदारी फर्म के विघटन के संबंधित ये प्रश्न है। तो फर्म का विघटन करना, व्यवसाय को बंद करना, जब भी हम अपना व्यवसाय बंद करते हैं तो उस समय हमारे पास की जो संपत्ति है उनको बेच दिया जाता है, और जो दायित्व है, जो भुगतान करना है अलग अलग लोगों के, उनको पहले उनके भुगतान पूर्ण किए जाते हैं, और फिर अपने अपने हिसाब लेकर हम अपने व्यवसाय से अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये साझेदारी के विघटन से संबंधित हम प्रश्न हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न में 3 साझेदार है ब और स, ये फर्म के साझेदार हैं। इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात जो दिया है वो है 2:2:1, 2:2:1 दिया है अनुपात। और इनका चिट्ठा जो दिया है वह 31 दिसंबर 2020 का चिट्ठा दिया है। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लेनदार है क्रेडिटर्स 24,000 के, सामान्य संचय दिया हुआ जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज़ का, और पूंजी है अ ब और स की क्रमशः 30,000, 24,000 एवं 12,000 रुपया, टोटल है 66,000। तो ये चिट्ठे का दायित्व पक्ष का योग 1 लाख रुपया दिया है। उसी प्रकार से संपत्ति में सबसे पहले रोकड़ दी हुई कैश है 12,000 रुपया, उसके बाद देनदार डेटर से 16,000 रुपये का, देनदार में से देनदारों का आयोजन या जो प्रावधान प्रोविजन है उसको संचय करके शब्दों से संबोधित किया है, उसकी अमाउंट है 500 रुपीज़। और शुद्ध जो देनदार है अपने डेटर्स, जो शुद्ध डेटर्स है, नेट डेटर्स जो है वो है 15,500 रुपीज़ के। फिर अपने पास स्टॉक है स्कंध 15,000 रुपये का, फर्नीचर है 19,000 का, और भवन है बिल्डिंग 38,500 रुपीज़ की। और इस प्रकार से ये अपना चिट्ठे का योग दे दिया है 1 लाख रुपया। और चिट्ठे के नीचे सूचना दी है कि इन्होंने इसी तिथि को फर्म का विघटन करने का सोचा है, और उस विघटन से के दिन उन्होंने जो भी संपत्तियों की वसूली जो हुई है उसमें देनदार की अमाउंट है 14,700 रुपया देनदारों से प्राप्त हुआ है, स्कंध से 14,000 रुपया मिला है, फर्नीचर से 18,000 रुपया मिला है, भवन से 41,500 रुपया मिला है। साथ में इन्होंने दायित्व में से लेनदार क्रेडिटर के पूर्ण भुगतान में इन्होंने 23,000 रुपये दिए हैं, और वसूली के व्यय जो हुए हैं वो है 1,000 रुपये चुकाए गए करके सूचना है। और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर आपको वसूली खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए बोला गया है। तो हम आवश्यक खाते बना के दिखाएंगे, 3 खाते बना के दिखाएंगे। अभी ये प्रश्न बहुत छोटा है तो 3 ही खाते मतलब कि आवश्यक खाते में आएंगे, वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, और एक आखिरी में रोकड़ खाता यहाँ पे बनेगा, एक खाता एक्स्ट्रा बना लेंगे। तो अभी जब भी हम अपने व्यवसाय को बंद करते हैं तो व्यवसाय बंद करते समय हम साझेदारी व्यवसाय में क्या करते हैं कि जो भी संपत्ति पक्ष में जो संपत्तियां है, बेचने योग्य संपत्तियां है, उनके खाते को बंद किया जाता है। संपत्तियों के खाते बंद करने के लिए जो हमारी प्रविष्टि होती है, सभी संपत्तियां हमेशा डेबिट शेष दिखाती है, और संपत्तियों को बंद करने के लिए हम संपत्तियों को क्रेडिट में लिखेंगे और इन संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करेंगे। और इसीलिए हमारी जो प्रविष्टि होती है वसूली खाता डेबिट, और जो भी संपत्तियां है उन संपत्तियों के खाते से, और इसीलिए इस प्रविष्टि का प्रभाव वसूली खाते के रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में पड़ेगा। और डेबिट की तरफ हम ये जो 4 संपत्तियां हमारे पास है बेचने योग्य मतलब कि वसूल होने योग्य, देनदार, स्कंध, फर्नीचर और भवन, तो इन संपत्तियों को हम वसूली खाते में डेबिट पक्ष में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रविष्टि हो चुकी है वसूली खाता डेबिट देनदार से, स्कंध से, फर्नीचर से और भवन से। और इस कारण से यहाँ पे हमने 2 डेटर्स, 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, 2 बिल्डिंग ऐसे लिख लिए, और इनका बुक वैल्यू लिखे। अभी यहाँ पे हमें परिवर्तित मूल्य नहीं देखना है, हमें सिर्फ जो भी चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में जो मूल्य दिया है उसी को बुक वैल्यू करके बोलते हैं, वही पुस्तक मूल्य है। उसी मूल्य पे आपको इन संपत्तियों को इसमें हस्तांतरित या स्थानांतरित या अंतरित करना है, ट्रांसफर करना है। तो इसको हमने पहले लिख लिए, और साथ में हमारे जो दायित्व है उस पर ध्यान देते हैं। दायित्व में यहाँ पे बाहरी दायित्व सिर्फ एक ही है, लेनदार। तो लेनदार मतलब कि क्रेडिटर जो है
वो हमारा बाहरी दायित्व है। बाकी जो सूचना है सामान्य संचय ये तो साझेदारों में विभाजित होगा, और साझेदारों की पूंजी दी है वो आंतरिक दायित्व है। और इसलिए लेनदार को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेनदार का खाता बंद करेंगे, दायित्व का खाता बंद करेंगे। क्रेडिटर को बंद करने के लिए, क्रेडिटर मतलब कि दायित्व हमेशा क्रेडिट से दिखाते हैं, तो क्रेडिट को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेनदारों को डेबिट लिखना पड़ेगा और वसूली खाते से करके प्रविष्टि होगी। और उसी का ही प्रभाव यहाँ पे हमें वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाना पड़ेगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। और जो हमारे पास देनदारों में से जो संचय या प्रोविजन जो घटाकर दिखाया गया था, आयोजन जो घटाकर दिखाया गया था 500 रुपया, उसका संपत्ति से कम होने से संबंध है उसका, और इसीलिए जो प्रोविजन है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट करके हम यहाँ पे 500 रुपीज़ लिखेंगे। तो इस टाइप से 4 संपत्तियां डेबिट में आ चुकी है, एक दायित्व क्रेडिट में ट्रांसफर हो चुका है। सभी संपत्तियों को डेबिट में ट्रांसफर करना है, सभी दायित्वों को क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। एक ही दायित्व था, उस दायित्व को हमने यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफर किया है। देनदारों में से जो संचय या आयोजन घटाकर दिखाया था उसको यहाँ पे विपरीत पक्ष में, संपत्ति के विपरीत पक्ष में लिख लिए। संपत्तियां डेबिट में आ गया, तो जो घटाया हुआ मत था वो क्रेडिट में यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप से चिट्ठे के आधार पर हमारी ये शुरू की 2 प्रविष्टियां हो गई। डेबिट में 4 संपत्तियां आ चुकी है, क्रेडिट में एक दायित्व और एक आयोजन आ चुका है। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अभी उसके बाद चिट्ठे के नीचे जो प्रश्न में सूचना थी उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं। तो सूचनाएं जो दी थी कि इन्होंने अपने व्यवसाय को समापन करने का निर्णय लिया है और संपत्तियों की जो वसूली हुई है देनदार से, स्कंध से, फर्नीचर से और भवन से, तो जो भी संपत्तियों से वसूली जो होती है, मतलब कि संपत्तियां बेचकर जो रकम हमें प्राप्त होती है, उस रकम को प्राप्त करने के लिए हम प्रविष्टि करते हैं रोकड़ खाता डेबिट और वसूली खाते से। और उसी का प्रभाव यहाँ पे हम इधर दिखाएंगे। वसूली खाता रोकड़ खाता डेबिट हो चुका है वसूली खाते से, इसलिए वसूली खाते के क्रेडिट में उसका प्रभाव दिखेगा बाय कैश अकाउंट, मतलब कि रोकड़ खाते से करके दिखाएंगे। और जिन जिन संपत्तियों से जो जो रकम प्राप्त हुई है, जो चिट्ठे के नीचे की सूचना में जो रकम प्राप्त होते हुए दिखा दी गई है, उनको यहाँ पे हम लिखेंगे। देनदारों से हमें जो प्राप्त हुआ है रकम वो है 14,700, फर्नीचर से जो रकम प्राप्त हुई है वो है 18,000, भवन से जो रकम प्राप्त हुई है वो 41,500, और स्टॉक से, स्कंध से जो रकम प्राप्त हुई है वो है 14,000। अर्थात सभी संपत्तियां, चारों संपत्तियां बेचकर हमें जो रकम मिली है वो है, टोटल रकम है 88,200 रुपया। इसके लिए प्रविष्टि हमारी हो चुकी थी रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, और इसीलिए वसूली खाते की क्रेडिट में संपत्तियों की वसूली का प्रभाव क्रेडिट पक्ष में वसूली खाते के पड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये 88,200 रुपये की एंट्री यहाँ पे वसूली खाते के क्रेडिट में दिखी। और फिर आगे का सेंटेंस था, लेनदारों को पूर्ण भुगतान में इन्होंने 23,000 रुपये दिए और साथ में वसूली के व्यय भी 1,000 रुपये चुकाए। तो जो भी कुछ भुगतान यहाँ पे किया जाता है, जो भी दायित्वों को हम रकम चुकाते हैं या तो किसी प्रकार के व्यय चुकाते हैं, वसूली के व्यय मतलब कि संपत्तियां बेचने के व्यय या तो दायित्वों को चुकाने के लिए जो व्यय है, तो उन्हीं को वसूली व्यय करके बोला जाता है। तो जो भी व्यय हम चुकाएंगे तो उनका प्रभाव वसूली खाते के डेबिट में पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए प्रविष्टि हमारी बनती है वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, और उसी का ही प्रभाव यहाँ पे डेबिट पक्ष में पड़ेगा। और उसके लिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। लेनदारों को हमने चुकाए है 23,000 रुपया, और जो वसूली व्यय है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो है 1,000 रुपया, मतलब कि हमारे पास की कुल रकम जो हमने चुकाई है वो है 24,000 रुपया। तो इस प्रकार से संपत्तियों से वसूल हुई रकम क्रेडिट में आ चुकी है और दायित्वों को और व्ययों को जो चुकाने की रकम हमने डेबिट में लिख ली है। अभी उसके बाद वसूली खाते का आंसर हमें निकालना है। तो वसूली खाते का कोई भी पक्ष बड़ा हो सकता है, डेबिट या तो क्रेडिट। डेबिट पक्ष की टोटल अगर बड़ी रहेगी तो हानि होने की संभावना रहेगी, और क्रेडिट पक्ष की टोटल बड़ी रहेगी तो लाभ होने की संभावना रहेगी। निरीक्षण करने से क्रेडिट पक्ष ज़्यादा बड़ा है, और क्रेडिट पक्ष का योग आ रहा है 1,12,700 रुपया, और उसी में से डेबिट पक्ष को घटाते हैं तो मात्र 200 रुपये का ही अंतर दिख रहा है। 200 रुपया इनको वसूली पर लाभ हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ये 200 रुपया है। अभी इसी को हम ट्रांसफर करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते में, और इसीलिए डेबिट पक्ष में हम लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते से, या तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे। और जो भी हमारे साझेदार है, 3 साझेदार है A, B और C, इनका अनुपात जो दिया हुआ था 2:2:1 अर्थात 2:2:1, इसी अनुपात में फिर इनको हम क्या करेंगे 200 रुपये को विभाजित करेंगे। तो 200 रुपये का 2/5, 200 रुपये का 2/5 फिर से, और 200 रुपये का 1/5 C के हिस्से में। और उस प्रकार से ये जो
2/5, 2/5, 1/5, इस प्रकार के 200 रुपये का डिवीजन जब हमने किया तो तीनों के हिस्से में आ गया 80, 80 और 40 रुपया। तो इस प्रकार से वसूली खाता यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम दूसरा खाता बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है, आप सब जानते हो। पूंजी खाते के लिए कॉलम्स तैयार कर लेंगे, डेबिट के विवरण और 3 साझेदारों के 3 राशियों के कॉलम, क्रेडिट में भी वही सेम विवरण और 3 साझेदारों के लिए 3 राशियों के कॉलम। अभी यहाँ पे दायित्व पक्ष में इनका शेष दिया रहता है पूंजी खाते का, तो पूंजी खाते का शेष जो है बस इनका 30,000, 24,000, 12,000 रुपया है। इनको हमें क्रेडिट में लिखना पड़ता है क्योंकि पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही होता है, उसको हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे हम लिखेंगे। दायित्व पक्ष में दिया हुआ शेष हमेशा क्रेडिट रहेगा और इस कारण से यहाँ पे हमने तीनों की पूंजी दायित्व में दी गई थी, इसलिए क्रेडिट पक्ष में इनका जो पूंजी का बैलेंस है वो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया है, 30,000, 24,000 और 12,000। फिर उसके बाद दायित्व पक्ष में सामान्य संचय दिया हुआ था, तो जब कभी भी दायित्व पक्ष में सामान्य संचय या तो लाभ हानि खाता वगैरह रहता है तो उसको हमें विभाजित करना पड़ता है उनके दिए हुए अनुपात में, और सामान्य संचय को इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों में विभाजित करके दिखाएंगे। इसको भी हमें क्रेडिट में ट्रांसफर करना है साझेदारों के पूंजी खाते में। तो साझेदारों के पूंजी खाते में हमारा सेकंड मद रहेगा सामान्य संचय खाते को बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अभी जो हमारे पास जनरल रिजर्व जो था, सामान्य संचय जो था वो था 10,000 रुपया। 10,000 रुपये को 2:1 में हम विभाजित करेंगे तो 10,000 रुपये का 2/5 करते हैं तो 4,000 आएगा। दूसरे बी के लिए भी वही अमाउंट आएगी और सी के लिए अमाउंट आएगी 2,000 रुपया, क्योंकि 10,000 का 1/5 है। तो इस टाइप से ये 4,000, 4,000, 2,000 इनके कॉलम में हमने लिख लिया। फिर उसके बाद अभी जो हमने वसूली खाता बनाया था, वसूली खाते का आंसर यहाँ पे डेबिट में आ चुका था। इसी आंसर को लिखने के लिए हमें अपोजिट पक्ष में अर्थात क्रेडिट में जाना पड़ेगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखोगे, ठीक है, वसूली खाते को। तो दोनों के हिस्से में 80-80 रुपया था और सी के हिस्से में 40 रुपया लाभ था। बस इतनी सूचना थी, अन्य कोई सूचना यहाँ पे प्रश्न में नहीं दी है। तो इन 3 सूचना हमारे यहाँ पे क्रेडिट में आ चुकी है, डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो डेबिट में कुछ भी नहीं मतलब कि क्या है, जो भी टोटल है वही जो रकम है वह आपको डेबिट में लिखनी पड़ेगी। तो तीनों के कॉलम की जो टोटल है वह है ए के लिए 34,080 रुपया, बी के लिए 28,080 रुपया और सी के लिए 14,040 रुपया। अभी यही रकम क्या होगी, साझेदारों को वापस होगी व्यवसाय को बंद करते समय, और इसीलिए जो भी रकम वापस होने वाली है उसको हम यहाँ पे, अभी व्यवसाय बंद होने वाला है इसलिए टू बैलेंस कैरी डाउन वगैरह नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट या तो टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे। वैसे संपत्ति में कैश करके उल्लेख है इसलिए टू कैश अकाउंट लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। तो ए के लिए 34,000, तो इस टाइप से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इनको जो भी रकम वापस होने वाली है ए बी सी को, यह क्रमशः रहेगी 34,080, 28,080 एवं 14,040 रुपया। फिर उसके बाद हमारा तीसरा जो खाता रहेगा रोकड़ खाता बनेगा। अभी रोकड़ खाते में हम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता बना लेंगे। रोकड़ खाते के लिए कैश अकाउंट करके हेडिंग डाल सकते हो। 4 कॉलम्स तैयार करोगे, विवरण राशि या तो पर्टिकुलर अमाउंट। अभी रोकड़ खाता ये सबसे आखिरी वाला खाता, अगर आवश्यक खाते बनाइए करके पूछा जाएगा तो ये 8 अंकों के लिए प्रश्न आएगा। और ये अभी यहाँ पे जो बुक में क्वेश्चन दिया था वो सिर्फ वसूली खाता और पूंजी खाता बनाने के लिए प्रश्न, ये सिर्फ 6 अंकों के लिए प्रश्न था। अभी 8 अंकों के लिए करना है तो एक खाता और एक्स्ट्रा बनेगा। तो इस खाते के लिए अभी रोकड़ खाता बनाना है हमें। रोकड़ खाता बनाने के लिए डेबिट और क्रेडिट 2-2 कॉलम्स हम तैयार कर चुके हैं। और डेबिट में सबसे पहले संपत्ति पक्ष में जो रोकड़ दिया हुआ है, तो रोकड़ का शेष हमेशा डेबिट होता है, ये सभी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 12,000 रुपया रोकड़ का बैलेंस दिया है। उसके बाद जो भी वसूली खाते में जो भी सूचनाएं आ चुकी थी जिसमें कैश करके उल्लेख था, उन सूचनाओं का प्रभाव यहाँ पे कैश अकाउंट में रोकड़ खाते में पड़ेगा। तो संपत्तियों से जो वसूली हुई थी 88,200 रुपये की, उसके लिए हमने प्रविष्टि की थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे प्रविष्टि की थी। और इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,200, ये संपत्तियों की वसूली से प्राप्त रकम है, ठीक है। तो वसूली खाते से करके लिख सकते हो 88,200 रुपया। और ये हो गया संपत्तियों से वसूल हुई रकम। और फिर हमने दायित्वों को चुकाया था, व्यय भी चुकाए थे, उसका प्रभाव जो था 24,000 रुपये की जो एंट्री थी, लेनदारों का भुगतान किए थे, क्रेडिटर्स को चुकाए थे 23,000 और वसूली के व्यय चुकाए थे 1,000 रुपया। उसके लिए प्रविष्टि हमारी हो चुकी थी वसूली खाता डेबिट
रोकड़ खाते से, तो उसी का ही प्रभाव यहाँ पे रोकड़ खाते में अर्थात कैश अकाउंट के क्रेडिट में पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, या तो वसूली खाते को करके लिखोगे 24,000 रुपये, अर्थात 23,000 और 1,000 टोटल मिला के 24,000 रुपया। और फिर वसूली खाते का प्रभाव यहाँ पे आ चुका है रोकड़ खाते में। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस था जो हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, तो वही रकम जो थी ए के लिए 34,080, बी के लिए 28,080 और सी के लिए 14,040। तो वही है इन तीनों साझेदारों के हिसाब को पूर्ण करने वाली रकम। तो ए को चुकाने पर ए वापस लेके जाएगा 34,080, बी वापस लेकर जाएगा 28,080 और सी को वापस लेने पड़ेंगे 14,040 रुपया। तो इस टाइप से जो इनको कैश पेमेंट होगा, तीनों को भी रकम वापस होने वाली, तीनों का हिसाब पूर्ण करते समय 34,080, 28,080 एवं 14,040। तो इसका प्रभाव यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में पड़ा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो रकम है उसको अपोजिट पक्ष में कैश अकाउंट में लिखेंगे, और इस रकम को लिखने के बाद और तो अन्य कोई सूचना नहीं थी, दायित्व पक्ष में साझेदार का ऋण वगैरह कोई सूचना नहीं थी, इस कारण से बस कैश अकाउंट में इतनी ही सूचनाएं आएगी, और इसी सूचनाओं के आधार पर कैश अकाउंट अपना टैली हो जाएगा। दोनों पक्ष एक समान आएंगे, जितनी रोकड़ हमारे पास थी उतनी रोकड़ का तुरंत विभाजन हो चुका है। तो डेबिट में अपने पास बैलेंस 12,000 रुपये था और संपत्तियों से प्राप्त रकम थी 28,200, अर्थात टोटल हो चुके 1,02,000 रुपया। और जो भुगतान किए हैं लेनदार उनको चुकाए, क्रेडिटर्स को चुकाए थे 23,000, वसूली के व्यय चुकाए थे 1,000, मतलब कि टोटल हो चुका था 24,000। फिर ए को चुकाने पड़े हैं, मतलब कि ए को हमने रकम वापस की है 34,080 रुपया, बी को हमने रकम वापस की है 28,080 रुपया, और सी को हमने रोकड़ वापस की है 14,040 रुपया। टोटल करके देख लेते तो बराबर आ जाता है 1,02,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये जो अपना फर्म के विघटन के संबंधित जो प्रश्न है वह पूर्ण हो जाता है, और सभी साझेदार अपना अपना हिसाब पूर्ण करके अपने व्यवसाय से निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये व्यवसाय का विघटन, फर्म का विघटन के संबंधित प्रश्न था। तो समझ में आ चुका होगा, तो ठीक से प्रैक्टिस करना है। फर्म के विघटन के संबंधित प्रश्न बिल्कुल सरल होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो।